हेलो हेलो। करें बेटा, स्टार्ट करें बच्चों। हेलो 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 हेलो। इसको ऑफ कर दो बेटा, मेरी क्या आवाज भारी है? हाँ बच्चों, अब कंफर्टेबल है बेटा? एसी चल रहा है बेटा? एसी अकाउंट दोनों चल रहा है? चलिए, इसको बंद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, परफेक्ट है बेटा। हेलो हेलो। माइक चेक 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 चेक, 1 2 3 चेक 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 चेक। लास्ट तक आवाज क्लियर बेटा? साउंड क्लियर? आज अकाउंट पढ़ेंगे बेटा हम लोग। शनिवार मजाक कर सकते हैं ना बेटा? चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करें बेटा, स्टार्ट करें। चलिए बच्चा लोग, ऑनलाइन वाले बच्चों, शिवम, आयुषी, राशि, सृष्टि, गजल, अनीश, अर्पिता, रिया, शुभ, परफेक्ट बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, पूरी टीम, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, बच्चों लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को समझा रहा था टाइप्स ऑफ कंपनी। और टाइप्स ऑफ कंपनी में अभी तक मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन बताई थी, कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट कंपनी हम ऐसी कंपनी को बोलते हैं जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड तो इंडियन कंपनी एक्ट में है, लेकिन उस कंपनी की पेड अप कैपिटल का 51% या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने कर रखा है, या तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या अकेले किसी एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने, या कई स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलके किसी कंपनी जो कि इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, उसकी पेड अप कैपिटल में 51% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करा, तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। फिर बात किया था बेटा मैंने फॉरेन कंपनी, ये ऐसी कंपनी जो हिंदुस्तान के बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है। या तो कंपनी खुद, या उसके एजेंट, या तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, या किसी अदर मैनर में बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। और अगर आप हिंदुस्तान के बाहर रजिस्टर्ड हैं लेकिन इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप पर यह चाहेगी कि जितना कमर्शियल एक्टिविटी आपने इंडिया में करा उस पर तो हम आपसे टैक्स लें, क्योंकि आपने इंडियन रिसोर्सेस यूज करे। और याद करो बेटा, मैंने एग्जांपल दिया था कि कई फॉरेन कंपनी क्या काम करती है भाई, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अमेरिका में कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कार का मेजर वर्क अमेरिका में चल रहा है, बेचेंगे भी अमेरिका में, लेकिन कार के जो रूटीन पार्ट्स हैं, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में लेबर सस्ता है, यहां बनवा लिए कुछ ऐसे रूटीन पार्ट्स से जिससे टेक्नोलॉजी आउट होने का डर नहीं है, वो इंडिया में बनवा लिए और बनवा के अमेरिका बुलवाए, वहां मेन कार में असेंबल करे, कार बेच दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती रहेगी, बोले साहब प्रॉफिट में हिस्सा कहां दोगे, टैक्स कहां दोगे? गवर्नमेंट बोलती ठीक है भाई, आपने कार बेच के 100% प्रॉफिट कमाया, हम 100% प्रॉफिट पे टैक्स नहीं मांग रहे, लेकिन उस कार को बेचने में जितना आपका प्रॉफिट बना उसमें कुछ तो कंट्रीब्यूशन इंडिया का है भाई, 10%, 5%, वॉट एवर, उतना तो टैक्सेशन हिंदुस्तान में करना पड़ेगा ना। इसलिए हम फॉरेन कंपनी को कंट्रोल करते हैं। फॉरेन कंपनी के बाद मैंने ओपीसी समझाया था बेटा, 1% कंपनी, समझे बच्चों? उसके बाद मैंने स्मॉल कंपनी समझाया था बेटा। फिर बच्चों मैंने होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी समझाया था। बहुत यूनिक कंसेप्ट था होल्डिंग सब्सिडरी का यार, किसी बच्चों को डाउट? याद करो, होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, होल्डिंग कंपनी उसको बोलेंगे जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है। अब सब्सिडरी समझने गए तो सब्सिडरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, सब्सिडरी किसको बोलेंगे? जिसको कोई कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? जो कंट्रोल करने वाला वो होल्डिंग कंपनी। कैसे कंट्रोल कर रहा है भाई?
उसके और हमारे बीच में टाई अप है कि वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन यानी गठन पर कंट्रोल करता है। हमारे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना, रीअपॉइंट करना, रिमूव करना उसके पावर में, ऐसा हम एग्रीमेंट करके बैठे हैं। या हमारी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट वाली सिक्योरिटी उसके पास है, इसका मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग राइट हमारे उसके पास है। तो ऐसे कैसे वो कंपनी कंट्रोल कर रही है और हमें कंट्रोल किया जा रहा, उसको नाम देंगे होल्डिंग, हमें नाम दिया जाएगा सब्सिडरी। पक्का बेटा? होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब क्लियर हुआ बेटा? होल्डिंग किसको बोलेंगे बच्चा? जो कंपनी कंट्रोल करती है। सब्सिडरी किसको बोलेंगे बच्चा? जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। पक्का बच्चों? किसी बच्चे को होल्डिंग सब्सिडरी में डाउट तो नहीं बेटा? डाउट है बेटा? हाँ बेटा। देखो, इंडिया में जब टैक्स की बात करेंगे ना, तो भारत सरकार के कंसेप्ट क्लियर है। एक लाइन में कंसेप्ट क्लियर कर दो, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स के मामले में बहुत क्लियर बोलती है, जो हमारा इंडियन टेरिटरी है, भारतीय क्षेत्र सीमा है। और इंडियन टेरिटरी किसको बोलते हैं? इंडियन टेरिटरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज नंबर 1 में डिफाइन की हुई है कि सब भारत की लैंड मास यानी जमीन कितनी है, उसके बाद मैरीन टेरिटरी समुद्री सीमा कितनी है, इवन एयरबेस कितना है। जो इंडियन टेरिटरी है उसमें कोई भी बंदा अगर कमर्शियल एक्टिविटी करेगा, पैसा कमाएगा, तो टैक्स उसको इंडिया को देना है, भले फिर वो फॉरेन हो या इंडिया हो। फॉरेन कंपनी भी है बराबर, इंडिया में आके कोई एरियल एडवर्टीजमेंट कर रही है, भाई मैच चल रहा है, वो मैच के बीच में हेलीकॉप्टर से एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, एरियल एडवर्टीजमेंट। या समुद्र के अंदर आप लोगों को घुमाने लेके जा रहे हैं, भाई टूरिज्म इतना डेवलप हो गया, बट हम लोगों की जो लैंड मास है वहां से एक लिमिट है, वहां तक जो मैरीन टेरिटरी वो भी हमारी है। यानी अगर इंडिया में आप किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो उस पर टैक्स आपको कहां देना पड़ेगा? इंडिया। फंडा गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर है, फिर भले इंडियन हो या अमेरिकन हो। पक्का बेटा? चलो वापस आ जाओ। होल्डिंग सब्सिडरी सब बच्चों को क्लियर? बच्चा लोग क्लियर बेटा? चलो उसके बाद मैंने अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बताया था। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भूल गए बच्चा लोग? अनलिमिटेड शेयर होल्डर बन गए तो आपकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? फिर उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी बताया था, जिसमें लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, फिर लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। अच्छा 21 इधर 22 इधर, ओके 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 ओके, वो तो देख रहा था आपका ध्यान के लिए। चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर बेटा? फिर बच्चों मैंने स्टार्ट किया था प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब बहुत ध्यान से सुनना यार। प्राइवेट कंपनी के लिए एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 बना है और पब्लिक कंपनी के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 है। बेसिक डेफिनेशन तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरे को प्रोफेशनल तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। जैसे कल मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी कि भाई आप 7-8 फ्रेंड्स जो कि ये चाहते हैं कि हम कंपनी बनाएं, बिजनेस करें। मान लीजिए 7 से 8 ये सीए हैं, इन्होंने तय करा क्या नौकरी नहीं करनी है, हम अपना कंपनी स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग कंपनी बना के आपको चाहिए कैपिटल। अब आपके सामने दिक्कत आएगी कि आप पब्लिक में शेयर इश्यू करने जाएंगे तो पब्लिक आपकी कंपनी को और आपको पहचानती नहीं, इसलिए आपके शेयर्स परचेस नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा बेटर होगा बेटा कि आप प्राइवेट कंपनी बनाएं। प्राइवेट कंपनी बनाएंगे तो आप जो 7 मेंबर से जिन लोगों ने कंपनी का फॉर्मेशन करा, आप सभी तो कंपनी के 1-1 लाख 2-2 लाख इक्विटी शेयर खरीद लेंगे और आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के माध्यम से यहां पर मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। 200 मेंबर से आप जो भी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी को रिक्वेस्ट करेंगे मेरी कंपनी 1000 शेयर खरीदो, दूसरा बंदा रिक्वेस्ट करेगा यार मेरी कंपनी के 2000 शेयर खरीदो, 3000 शेयर खरीदो, 5000 शेयर खरीदो। जैसा आपका रिलेशनशिप है, जैसा वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ऐसे 200 मेंबर का हम ग्रुप बनाएंगे और 200 मेंबर से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराएंगे, क्योंकि 200 मेंबर से ही हम फंड्स ले सकते हैं। अब ये जो आपने कंपनी बनी, ये प्राइवेट कंपनी है जो कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में रजिस्टर्ड होगी। आपको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। यहां कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए? मेरे को 2, और इसके इनकॉर्पोरेशन के लिए कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 2। मेरी कंपनी जब पूरी तरह से
अपने बिजनेस के फ्लो में आ जाती है, हम अच्छी गुडविल रेपो क्रिएट कर लेते हैं, तब जाके हम इस प्राइवेट कंपनी को किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक। और कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में उसको अल्टर्ड कर लेते हैं, और फिर हम जनता के बीच में अपने प्रपोजल को लेके जाते कि साहब ये मेरी कंपनी है, अब आप मेरे को शेयर या डिबेंचर या बॉन्ड्स के माध्यम से या पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से पैसा दे सकते हो। बराबर बेटा? अब देखो जी, जब मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूंगा तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, इस कंपनी की मिनिमम कैपिटल 1 लाख तो होनी चाहिए यार। मिनिमम कैपिटल 1 लाख तो होनी चाहिए। कंपनी बना रहे हो यार बच्चों, तो मिनिमम 1 लाख। दूसरी बात, ये कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ध्यान देना बच्चा लोग, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 रेस्ट्रिक्शन कंपल्सरीली इनकॉर्पोरेटेड कर लेती है, शामिल कर लेती है। 3 रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से? दूसरा रेस्ट्रिक्शन मैं पहले बताने जा रहा हूं, दूसरा प्रतिबंध पहले बताने जा रहा हूं। यह कंपनी अपने यहां प्रतिबंध लिख लेती है कि साहब इनके मैक्सिमम मेंबर 200 होंगे, नॉट मोर देन 200, क्योंकि ऐसा कंपनी एक्ट इनको मजबूर करता है। और अगर आपने 200 से ज्यादा मेंबर कर लिए, उसी पॉइंट ऑफ टाइम से आपका यह एसोसिएशन इलीगल एसोसिएशन की डेफिनेशन में चला जाता है। इसलिए प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 जो इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन इनकॉर्पोरेटेड करती है, उसमें सेकंड रेस्ट्रिक्शन यह है कि सब इनके नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। अब आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट 1% कंपनी? वहां थोड़ी बोल सकते, 1% में तो एक ही पर्सन होगा। 1% में तो बच्चा एक ही पर्सन होगा ना, वो तो ओपीसी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ, तो स्पेशल केस है। बराबर? तब बताओ प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं बच्चों? 200, नॉट मोर देन 200। अब हम सब 200 लोगों ने मिलकर तय करा कंपनी बनानी है। अब आप हम 200 मिलके ही कैपिटल इकट्ठी करेंगे। कोई बंदा 1000 शेयर खरीदेगा, कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000, कोई 5000। भव्य कौन? भव्य, हाँ भव्य एक ही शेयर खरीदेगा, पैसा नहीं है ना, लिमिटेड। अब बताओ ऐसे 200 लोग मिलके शेयर खरीदेंगे, पक्का ना बच्चों? लेकिन जब ये 200 की लिमिट गिनने जाएंगे तो 200 की काउंटिंग में कुछ एक्सेप्शन है, इन लोगों को काउंटिंग करते समय ध्यान रखना। मान लो जी जॉइंट ऑनर है। जॉइंट ऑनर कैसे भाई? ये कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का, बराबर। अक्ष कहां गया? अक्ष भाई, ठीक बेटा, नाराज तो नहीं, गुस्सा तो नहीं बेटा? हाँ, ये अक्ष भाई। हाँ बेटा, इधर कोई बचा, नाम बोलो बेटा। नकुल, हाँ नकुल। अब बताओ हमने शेयर इशू करे यार, और ये नकुल और अक्ष ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठा करके 10 रुपए का एक शेयर खरीदा, और वो भी जॉइंट नेम से खरीदा। नाराज? मेरे पहले बोल दिया था, मन शांत। जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठी की और दोनों ने मिलकर 10 रुपए इकट्ठे किए और एक शेयर परचेस किया है। और अब बताओ शेयर एक परचेस किया, मेरी प्राइवेट कंपनी है, मेरे लिए टेंशन ये है कि मेरे को 200 मेंबर से ही पैसा उठाना है। अब इन लोगों ने जॉइंट ऑनरशिप के अंदर पैसा दिया है। अब इसी केस में लोगों को 2 मेंबर काउंट करें, 1 मेंबर काउंट करें, तो बहुत क्लियर है बेटा, एक्ट बहुत क्लियर बोलता है जॉइंट ऑनरशिप के केस में मेंबर एक ही काउंट होगा। पक्का बच्चों? दूसरी बात, अगर आपके इंप्लॉय के पास भी शेयर्स हैं, अब इंप्लॉय के पास शेयर हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं ना। देखो ये देखो जी कंपनी, ये कंपनी के अंदर देखो शेयर होल्डर देखो कैपिटलिस्टिक पर्सन, इन्होंने कैपिटल लगाया, ये कैपिटल दिया, पैसा दिया। और देखो फैक्ट्री के अंदर मजदूर लोग काम कर रहे हैं, भव्य देखो दिख रहा है, यक्ष देखो दिख रहा है, नकुल है, हर्षित, हाँ एक और नाम भूल गया, दानी। नाम अच्छे रखने से क्या होता है, काम लेबर का है। अब सुनो भाई, गुस्सा नहीं होना। अब बताओ ये लेबर कैटेगरी के लोग, मेहनत ये लोग बहुत करते हैं,
लेकिन कंपनी इनको क्या देती? मजदूरी। मुनाफा तो इधर जाता है शेयर होल्डर के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती भाई ये जो कंपनी के कर्मचारी लोग हैं इन लोगों को सिर्फ मजदूरी तक सीमित मत रखो, इनको प्रॉफिट में हिस्सा दो। और कंपनियों की जिम्मेदारी बनती कि कंपनी ऐसी स्कीम लेके आए जिसके अंतर्गत ये आपके जो कर्मचारी लोग हैं ये आपके शेयर खरीद सके, या तो कंसेशनल रेट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आगे चल के स्वैट इक्विटी शेयर के तौर पर आप लोग लॉ में पढ़ेंगे, जहां कई कंपनी ऐसी योजना बना देती है कि कोई भी कर्मचारी मेरे यहां पर 5 साल काम कर लिया तो उसको मैं 20% कम पर 50% कम पर शेयर दूंगा। और उसके पीछे पर्पस सीधा सा है कि बेचारे कर्मचारी को भी जब शेयर्स मिलेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के साथ यहां पर बराबरी में बैठ पाएगा, मीटिंग में हिस्सा ले पाएगा, और उसके अंदर भी ऑनरशिप का कहीं ना कहीं फीलिंग क्रिएट होगा। अब आप बताओ, दिक्कत यह है मेरी प्राइवेट कंपनी है, मेरे को 200 लोगों से पैसा इकट्ठा करना है और अब ये इंप्लॉय लोगों को भी शेयर देने रहते हैं। अभी इंप्लॉय लोग तो एक एक दो दो शेयर लेके बैठ जाएंगे, मेरे 200 की लिमिट को खत्म कर देंगे। तो अगर आपने इंप्लॉय लोगों को शेयर दिए तो 200 लोगों की लिमिट में आपको अपने इंप्लॉइज को काउंट नहीं करना है। क्लियर बेटा? तो इंप्लॉइज को हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। कौन सी कंपनी? शाबाश शाबाश बच्चा लोग। अच्छा, एक्स इंप्लॉय को भी काउंटिंग में नहीं लेंगे। एक्स इंप्लॉय यानी भूतपूर्व इंप्लॉय, भूतपूर्व कर्मचारी। कैसे? जब ये कर्मचारी था, जैसे कि यहां पर ये नकुल भाई कर्मचारी थे, तब इन्होंने जैसे तैसे जोड़ जाड़ के 10 रुपए का एक शेयर खरीद लिया था। और अब आज एज 65, रिटायर हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, कंपनी ने इनको रिटायर कर दिया, कंपनी ने इनको बाहर कर दिया। हाँ ठीक है, बराबर बेटा। लेकिन शेयर होल्डर तो है ना भाई, जब इंप्लॉय था उस समय शेयर लिए थे। शेयर नकुल, शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर तो है ना अपन, मैं होल्डर थोड़ा शेयर होल्डर बोल रहा हूं बेटा, बराबर ना बेटा। अब एक्स इंप्लॉय को भी 200 की काउंटिंग में हम शामिल नहीं करेंगे। फटाफट बताओ मेरे को जल्दी बेटा। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितने रिस्ट्रिक्शन लगाएगी बेटा? 3। पहला रिस्ट्रिक्शन, नहीं चलो पहला नहीं पढ़ा, दूसरा रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200। लेकिन 200 की काउंटिंग में ध्यान रखना, जब ज्वाइंट ऑनरशिप है तो सिंगल ही काउंट करेंगे। इंप्लॉय अगर शेयर होल्डर तो उसको काउंट नहीं करेंगे। एक्स इंप्लॉय को भी हम काउंटिंग में 200 की काउंटिंग में नहीं लेंगे। ठीक, इसके बाद रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियर मेंशन कर देती कि साहब उसके शेयर इतना फ्रीली ट्रांसफर नहीं होंगे जितना फ्रीली कि हम पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने की फ्रीडम देते हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को हेडक ये होता है कि यार मैंने 200 लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, हर मेंबर को 1,000 शेयर बेचे, 1,000 शेयर बेचे हैं, इन लोगों से पैसा इकट्ठा किया। अब मान लो कल से ये हमारे हर्षित भाई जिनके पास 1,000 शेयर हैं, ये 1,000 शेयर एक एक व्यक्ति को बेचने चले गए ना, तो हमारा मेंबर एक कम होगा और 1,000 नए मेंबर जुड़ जाएंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही इलीगल हो जाएगा। ये डर कंपनी के अंदर होता है। इसलिए प्राइवेट कंपनियां अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख देती है कि साहब शेयर का ट्रांसफर आप फ्रीली नहीं कर सकते हो, अगर करना है तो पहली प्रायोरिटी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही करो। और कोई एग्जिस्टिंग मेंबर लेने को तैयार नहीं है, कंपनी को बताओ। कंपनी अपने सारे मेंबर के बीच में क्वेश्चन रखेगी कि सब ये एक मेंबर जाना चाहता है, हम सभी क्यों ना थोड़े थोड़े इनके प्रोपोर्शनेट शेयर खरीद लें ताकि हमारी लिमिट 200 के अंदर बनी रहे। इस पर्पस से कंपनी अपनी शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड कर देती, पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड नहीं करती, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोसेस लिख दिया जाता है किन तरीकों से ट्रांसफर होंगे। पक्का बेटा? देन नो इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटी। दिखाई दे रहा बच्चा लोग आपको? सुनना बेटा, बोलो जी। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर इश्यू करती है तो पब्लिक को इनवाइट करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, इस बात के लिए इनवाइट करती है। हाँ मतलब प्रपोजल पब्लिक देगी ना बच्चा, हम तो उनको इनवाइट किस बात के लिए करते हैं कि आप अपना प्रपोजल दो, ये हमारा प्रोजेक्ट है।
बराबर, आप प्रपोजल दोगे, एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना कंपनी के हाथ में है। बराबर ना बच्चों? आज पब्लिक कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर डिवेंचर इशू करना है ना, तो ऐसे केस में हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप अपनी ओर से प्रपोजल दे सकते हो कि हमारे कितने शेयर डिवेंचर में आप सब्सक्राइब करना चाहते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी इस तरह से जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। चलो बेटा फटाफट बताओ मेरे को, प्राइवेट कंपनी सेक्शन, ओके, मिनिमम कैपिटल 1 लाख। अच्छा, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितने रिस्ट्रिक्शन लगाएगी बेटा? 3। पहला रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, दूसरा रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर नॉट मोर देन 200, थर्ड रिस्ट्रिक्शन नो इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, कंपनी की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। पक्का? चलो अब इसके अपोजिट आते हैं, पब्लिक कंपनी। समझना बेटा, समझना बेटा, जनरली हम लोगों के सामने कॉर्पोरेट जगत में जो बड़ी कंपनी दिखाई देती है वो पब्लिक कंपनी होती है। कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी, इसकी मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो तीनों रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती जो रेस्ट्रिक्शन की प्राइवेट कंपनी ने लगाए थे। कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन? नंबर 1 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, बल्कि पब्लिक कंपनी को तो कंपलसरी है अपनी शेयर से डिवेंचर मार्केट में जनरल पब्लिक में अलॉटमेंट करने के पहले हिंदुस्तान के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार में अपनी सिक्योरिटी को लिस्टेड कराना, और जनता को शेयर डिवेंचर अलॉट करने के पहले बताना पड़ता है कि साहब हमारी शेयर डिवेंचर इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगले ही सेकंड में आपको शेयर बेचने की नौबत आए तो सब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर के भाव देखना और वहां बेचना। तो यहां शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी की पूरी फ्रीडम होती है। दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी 200 मेंबर का लिमिटेशन बना देता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि पब्लिक कंपनी में लाखों की संख्या में शेयर होल्डर हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा धीरू भाई अंबानी जी के ऊपर एक मूवी बनी थी गुरु, जिसमें अभिषेक बच्चन ने धीरू भाई अंबानी जी का रोल किया था, और उसमें वो शेयर होल्डर को बुलाते हैं, पूरा स्टेडियम भरा होता है। हाँ बेटा, मूवी आई थी, धीरू भाई अंबानी जी पे बनी थी ये, पूरा स्टेडियम भरा होता लाखों की संख्या में। तो बोलो पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर की लिमिट नहीं। तीसरा, पब्लिक कंपनी जनता को इनवाइट कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने प्रपोजल देने के लिए। जैसे हम शेयर इशू करना चाहते हैं, डिवेंचर इशू करना चाहते हैं, बॉन्ड्स इशू करना चाहते हैं, और आगे चल के मैं पब्लिक डिपॉजिट भी बताऊंगा कि जिनमें हम जनता से पैसा डिमांड करते हैं कि आप अपनी ओर से प्रपोजल दीजिए, फिर हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। पक्का बेटा? कंसेप्ट क्लियर बच्चों? अच्छा, यही एक और बात, रुको रुको रुको, बोलो पब्लिक कंपनी लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड? वेरी गुड, पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? लिस्टेड। लिस्टेड हम किसको बोलते हैं? जो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टिंग कराए, अपनी सिक्योरिटी को लिस्टिंग कराए। और जितनी भी पब्लिक कंपनी है, शेयर डिवेंचर जनता में अलॉट करने के पहले उनको बताना पड़ता है कि हमारे शेयर डिवेंचर कौन से शेयर बाजार में खरीदे बेचे जा सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड होगी। प्राइवेट कंपनी क्या होगी बेटा? वो तो चाहती है उसके शेयर के कम ट्रांजेक्शन हो, ट्रांसफरेबिलिटी कम हो। बोल बड़ा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? ईमानदारी से बच्चा लोग, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। चलिए समझना बेटा,
कंपनी एक्ट का सेक्शन 128 ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस की बात करता है। हिंदुस्तान की हर कंपनी के लिए कंपलसरी है, इंडिया की हर कंपनी के लिए कंपलसरी कि वो अपनी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर मेंटेन करे। आगे चल के एक सिंगल एंट्री सिस्टम में भी बताऊंगा बेटा, लेकिन इंडिया की हर कंपनी को अपनी अकाउंटिंग किस पर मेंटेन करनी है? डबल एंट्री सिस्टम। इंडिया की हर कंपनी को अपना अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट 31 मार्च को एंड करना है। बहुत पुराने समय में ऐसी दिक्कतें आती थी, इनकम टैक्स में बहुत दिक्कतें आती थी। क्या दिक्कतें आती थी वो सुन लो। गवर्नमेंट जब इनकम टैक्स मांगने जाती थी ना, किसी बंदे के पास गए, वो बंदा बोलता साहब मैं दीपावली से दीपावली के हिसाब रख रहा हूं। एक बंदा बोलता साहब मैं गुड़ी पड़वा से गुड़ी पड़वा के हिसाब रख रहा हूं। एक बंदा बोलता साहब मैं जनवरी से दिसंबर ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। एक बंदा बोलता अप्रैल टू मार्च में फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। कोई बंदा बोलता मैं ईद से ईद, कोई बंदा बोलता साहब मैं क्रिसमस से क्रिसमस की फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं। नाउ गवर्नमेंट बहुत क्लियर बोलती है, भाई आपको लगता है दीपावली से दीपावली आपके लिए शुभ मुहूर्त है ना, गुड़ी पड़वा से गुड़ी पड़वा आपको शुभ मुहूर्त लगता है ना, ये आप अपनी अकाउंटिंग अपने घर में रखो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आओगे या कंपनी एक्ट में आओगे तो आपके लिए कंपलसरी है, आपकी अकाउंटिंग ईयर यूनिफॉर्म होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट और 31 मार्च को एंड। क्लियर बेटा? कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर रखना कंपलसरी है। एक्रूअल बेसिस, नॉट कैश बेसिस। जानते बच्चों एक्रूअल? पढ़ लिया होगा, एक्रूअल बेसिस पढ़ लिया होगा बच्चा लोग। देखो एक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, यहां पर हम इनकम लिखते हैं, लेकिन वो इनकम लिखते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर में मैंने अर्न की है। भले वो इनकम मेरे को रिसीव्ड हुई है या रिसीव्ड नहीं हुई। जैसे एक सीए के तौर पर मान लो, चलो जी मैंने 1000 लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न भर दिए, यानी 1000 क्लाइंट को मैं अपनी सर्विसेज दे चुका हूं, वर्क कर चुका हूं, काम कर चुका हूं, ये इनकम मेरी एक्रू हो चुकी, अराइज हो चुकी, वर्क डन। इस इनकम को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब हो सकता है 1000 में से 800 क्लाइंट से फीस, 200 से फीस आउटस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने सर्विसेज, मैंने वर्क डन, मैंने काम 1000 के लिए कर दिया, तो 1000 की इनकम को मैं रिकॉर्ड करूंगा। सिमिलरली अगर नाटा प्रोफेशनल एकेडमी जो कि कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, सपोज करें अकाउंटिंग ईयर में हमने 1000 बच्चों को पढ़ा दिया, उनका सिलेबस कंप्लीट करा दिया, तो 1000 बच्चों की फी हमने कमा ली, अर्न कर ली, एक्रू हो गई, अराइज हो गई, वर्क डन। इसको इस ईयर में इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों की फीस आना बाकी है, लेकिन वर्क डन है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस लिख लेंगे हम जो एक्सपेंसेस की इस अकाउंटिंग ईयर में बिजनेस पर्पस से यूज हो गए, यूटिलाइज हो गए, जिन एक्सपेंसेस का बेनिफिट हम बिजनेस के लिए यूज कर चुके हैं। हो सकता है इसमें से कुछ एक्सपेंसेस हमने पे किए और कुछ आउटस्टैंडिंग, बट एक्रूअल बेसिस पर आपको उनको कंसिडर करना ही पड़ेगा। कौन से बेसिस पे काम नहीं कर सकते बच्चा लोग आप? कैश बेसिस। कैश बेसिस हम किसको बोलते थे? कैश बेसिस जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बताओ जी, एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर को बेचारे को आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड अर्नड नहीं समझ में आएगा। एक्रूअल बेसिस में जाओगे तो बोलो आउटस्टैंडिंग को आपको जोड़ना पड़ जाएगा, प्रीपेड को माइनस करना पड़ जाएगा, एक्रूड को जोड़ना पड़ जाएगा, अर्नड को माइनस करना पड़ता है। वो डॉक्टर को बेचारे को समझ नहीं आना है, उसको तो सीधा बोलते जितना फीस तेरे हाथ में आ गया उसको इनकम मान ले, जितना एक्सपेंसेस पे कर दिया उसको खर्चा मान ले। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड अर्नड भूल,
और हो गई ना बेटा। अब सोचो 10 साल के लंबे पीरियड के अंदर सोचो, इस साल का आउटस्टैंडिंग अगले साल, प्रीपेड अगले साल, कहीं ना कहीं आपस में सेटअप हो ही जाएगा। ओवर द पीरियड 10 साल 12 साल लंबे पीरियड में सोचोगे तो आप कैश बेसिस पे चलो या एक्रूअल बेसिस पे चलो, ओवर द पीरियड प्रॉफिट एक जैसे ही बैठेगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। और इसलिए कंपनी एक्ट क्या बोलता है, सुन लो बहुत ध्यान से। कंपनी एक्ट का सेक्शन 128, रिपीटेडली क्वेश्चन बनाए बच्चों, ट्रू फॉल्स में बनाए बेटा, इससे मेरे को बहुत फोकस करने की जरूरत है और आपको रिकॉल करने की जरूरत है। क्वेश्चन इस तरह से दिया था, XYZ इंडियन कंपनी है, ये अपनी अकाउंटिंग कैश बेसिस पे रखना चाहती है, इज इट परमिसिबल? तो आपका रिप्लाई होगा एज पर कंपनी एक्ट सेक्शन 128। पहले ही सेक्शन डालो, मैं आपको इतने सेक्शन, इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के नंबर, वो आपको बोल बोल के रटा दूंगा कि जब आप लिखने जाओगे, आपने सेक्शन या एस का नंबर डाला ना, तो जनरल आंसर से हमारा ग्रेड बढ़ जाता है बेटा। जनरल बात है कितनी भी लिख दो, जहां आपने स्टार्ट किया एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनी एक्ट, ये नेसेसरी है इंडिया की हर कंपनी को अपनी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करना है। कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग कैश बेसिस पे नहीं कर सकती। और उसके पीछे लॉजिक सीधा सा है, जो कंपनी का ट्रू प्रॉफिट है, सही प्रॉफिट है, वो एक्रूअल बेसिस पर ही आएगा। और कंपनी के अंदर पैसा लगा है जनरल पब्लिक एट लार्ज का, जनता का, और जनता का पैसा लगा है तो जनता को तो आपको एक्यूरेसी से बताना पड़ेगा कि इस अकाउंटिंग ईयर में आपने कितने प्रॉफिट अर्न किए। क्लियर बेटा? पक्का बच्चों? चलिए, क्या बेटा लंच टाइम हो गया? कितनी बज गई? कितने बजे तक अपना लेक्चर? अभी 12:30 का हुआ यार। नहीं, लंच मैं बाद में कर लूंगा ना बेटा, आप मेरे लंच की परवाह मत करा करो बेटा, मैं बाद में कर लूंगा, निश्चिंत रहो आप, टेंशन नहीं करना। टोपी वाले बच्चे, हाँ बस बाद में, बस 5 मिनट, हाँ फिनिशिंग कर दे बेटा, बच्चा लोग कंप्लीट कर दे बच्चा लोग, बिग पैक नहीं करना बेटा, गलत बात। चलो सुनना बच्चा ध्यान से, उधर लास्ट बेंच, चश्मा वापस लगा लो बेटा, आवाज नहीं आएगी, चश्मा लगा लो, हाँ यस। चलो बुक्स ऑफ अकाउंट का सेक्शन पढ़ाने, सेक्शन कौन सा बच्चा लोग? 128। और कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट कहां होनी चाहिए? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए, पंजीकृत ऑफिस में। क्योंकि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आप बताते हैं कंपनी का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस ये दिल्ली में रहेगा, बाकी और भी हमारी ब्रांचेस हैं। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट रहेगी वो कहां रहेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगी बेटा। और अगर किसी कारण से अगर रजिस्टर्ड ऑफिस से बुक शिफ्ट भी करते हो सकता है साहब रजिस्टर्ड जो हमारा ऑफिस है, जहां हमारा रजिस्ट्रेशन किया हुआ, जिस एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन किया है, वहां कुछ रिनोवेशन चल रहा है, तो आप इतनी आसानी से बुक शिफ्ट नहीं कर सकते हो। आपको बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलानी पड़ती है, उसमें रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, उसमें बताना पड़ता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस से शिफ्ट कर रहे हैं, कितने दिन के लिए शिफ्ट कर रहे हैं ये भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और किस प्लेस पे रखे जाएंगे वो भी बताना पड़ता है। उसके पीछे लॉजिक सीधा सा है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पैसा जनता का लगा है। पक्का बेटा? अच्छा चलो जी, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट कितने साल तक मेंटेन करना कंपलसरी है? वेरी नाइस, वाह यार, गुड 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 गुड। पढ़ा हुआ आपका? कब पढ़ा था? अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बताओ मेरे को फटाफट। यस, कंपनी की बात करें, सेक्शन कौन सा? सेक्शन 128। बोलो जी, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है? यस। सिस्टम डबल एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम पे बुक मेंटेन मत करना बेटा, ओनली डबल एंट्री सिस्टम। यस। अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च। यस। बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से बेसिस पे रखनी पड़ेगी? एक्रूअल, कैश बेसिस नॉट परमिसिबल। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको रखनी पड़ेगी कौन से प्रेमाइसिस पर? आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर। रजिस्टर्ड ऑफिस जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के पर्पज से अपना हेड ऑफिस शो किया है, मुख्य कार्य स्थल शो किया है।
अच्छा, रजिस्टर्ड प्लेस से बुक्स अगर शिफ्ट की जाती है तो आप इतनी आसानी से शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसमें प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि बुक किस पर्पस से शिफ्ट हो रही है, कितने दिन के लिए शिफ्ट हो रही है और किस लोकेशन पे शिफ्ट की जा रही है। बराबर बच्चों? और कंपनी की बुक्स अकाउंट क्या जीवन भर मेंटेन करके रखेंगे? नहीं। कितने साल तक मेंटेन करेंगे? 8 साल। शाबाश बेटा, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। अंतिम सेक्शन पढ़ लेते कि काम खत्म? और कल संडे यार बेटा, और मैं याद करके आया अभी, परसों फिर मेरे को याद करके आना पड़ेगा वापस से। अच्छा, चलो ठीक है बेटा, आज की सभा को यहां समाप्त करते हैं। सब बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई भी डाउट हो बेटा? दिव्या, अस्मित, अमय, आयुषी, आदित्य, एनी डाउट, डिफिकल्टी? कोई भी डाउट है बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते बेटा। गजल, अनीश, आदित्य का क्वेश्चन है बेटा, सर ट्रांसफर ऑफ शेयर का कंसेप्ट बता दीजिए एक बार और। बेटा, प्राइवेट कंपनी जो है अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखती है आदित्य, और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से करेंगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दिया जाता है बेटा, है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोसीजर दी जाती है कि कंपनी के शेयर कैसे आप ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कंपनी को टेंशन होता है बेटा, प्राइवेट कंपनी को 200 की लिमिट क्रॉस नहीं करनी। जबकि आदित्य पब्लिक कंपनी के लिए ऐसा है, पब्लिक कंपनी तो जितनी बार चाहें आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी में फ्रीडम देती है। और बोलो बेटा, किसी बच्चे को डाउट? ऑनलाइन वाला बच्चा, दिव्या, अनीश, अर्पिता, रिया, शिवम, शुभ, परफेक्ट बच्चा लोग। एंड करें बच्चों? ठीक है।